देखें, आप अगर ख़ुद मुख्तार हो गए हैं तो ख़ुद मुख्तारी ज़िम्मेदारी लेने का नाम है, ज़िम्मेदारी से फ़रार का नाम नहीं है। तो जब आप अपने बिज़नेस की एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट के एक अननोन बंदे का फ़ीडबैक ज़रूर कंसिडर करते हैं, तो आप अपनी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए उन लोगों का फ़ीडबैक क्यों नहीं कंसिडर करते जिन्होंने आपको पैदाइश से लेके इस खुद मुख्तारी के लेवल तक लाने में अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल इन्वेस्ट किए हैं। मगर आपका जो ताल्लुक़ है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे नहीं बेस करता, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे बेस करता है। और कल्चर कैरेक्टर से बनता है, अपॉइंटमेंट लेटर या SOP से नहीं बनता। ये है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हम उसको लतीफ़े सुनाते हैं, हंसाते हैं, उसको साथ साथ काउंसलिंग करते हैं। फिर क्या हुआ, मैं ना तुम्हारे साथ और आ जाएंगे, कोई नहीं। इसमें मैं आपको एक वाक़या बताऊं, बड़ा दिलचस्प। हमारे पास एक ड्राइवर था, तो उसकी शादी हुई। शादी में हम, यानी उस शादी से पहले हमारे पास था। उसकी शादी हुई तो अनफॉर्चुनेटली वो बाद में मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया ना, यानी शादी के 2-3 हफ़्ते बाद ही तो डाइवोर्स हो गई उनकी। तो जो ड्राइवर था उसने गालिबन मेरे ख़्याल वो शौक़ ज़्यादा ले लिया ना, तो उसकी डाइवोर्स हो गई। तो वो शौक़ में चला गया। शौक़ में इसलिए भी चला गया कि इतने ज़्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उसकी शादी में गए थे, तो वो क्या सोचेंगे। तो उसने गोलियां खा के नींद की तो लेट गया। तो 2 दिन जॉब पे नहीं आया। तो मैंने पूछा, यार उसका पता करो किधर है वो। तो उसके जो साथी ड्राइवर थे उन्होंने फिर उससे पता किया, तो पता चला वो घर में है। वालदा ने बताया कि इस तरह उसकी तबीयत नहीं है ठीक, गोलियाँ खा के तो शौक़ में पड़ा हुआ है। तो फिर हम उसके घर गए। घर जाके फिर हमने उसको उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए। पहले उसको दाखिल कराया हॉस्पिटल में, ताकि वो उस शौक़ से और गोलियों के असरात से वो बाहर आए। और थोड़ा सा जब वो हौसला हुआ उसका, तो हमने उसको ये कहा, मैंने कहा पहली बात तो ये है, तुम छुट्टियां लो। छुट्टियां बाद में मैंने कहा तुम अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ो और हमारे साथ चलो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई रेजिडेंस है ना, तुमने बाकी जो 4-5 तुम्हारे साथी रहते हैं ना, तुमने उनके साथ कमरे में रहना है, तो उधर तुम रहो सुबह शाम। और उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी दी, बॉस से बात करके छुट्टी दी हमने को। 2-3 हफ्ते की छुट्टी ले ली कि जी छुट्टी पे। छुट्टी करा के हमने उसको रेजिडेंस में रखा अपने पास। बॉस को हमने बताया सारी सूरत हाल है, उसका हमने इलाज कराया। और अब शाम को जैसे हम फारिग हुए हैं जॉब से, हम उसके पास चले जाते, उसको लेते, कभी किसी जगह खाने के लिए जा रहे हैं, कभी किसी जगह। ये है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हम उसको लतीफ़े सुनाते हैं, हंसाते हैं, उसको साथ साथ काउंसलिंग करते हैं। फिर क्या हुआ, मैं ना तुम्हारे साथ और आ जाएंगे, कोई नहीं। उसको हमने साइकोलॉजिकली अपलिफ्ट किया, साथ साथ मेडिसिन भी साथ साथ जारी रही, और साथ साथ कंपनी दे के उसको उस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में से निकाला जिसमें वो चला गया था। ठीक है जी। तो 2-3 हफ्ते बाद उसकी इस तरह हमने तका के, कहते हैं ना, फुल फोकस के साथ हमने उसकी कह लीजिए थेरेपी की। तो उसके बाद वो ठीक हुआ। तो मैंने कहा अब तुमने जॉब पे आना, अभी घर नहीं जाना। तो वो रेजिडेंस से जॉब पे आता था, ठीक है, और अपना कर के शाम को ये था जब जॉब से ख़त्म हुआ है, तो फिर हमने थोड़ा सा अपनी डोज़ कम कर दी ना। हमने कहा बाकी जो लोग हैं इसको संभालें। और यह है कि तो वो महीना 1.5 महीना, उसको 2 महीने लगे उस फेज़ से निकाल के हमने उसको दोबारा जॉब पे बहाल किया। फिर उसके बाद उसने एक और ख़ातून उसकी वालदा ने देखी, तो अच्छी ख़ातून थी, उसमें से के 4-5 बच्चे हैं। उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है हैप्पीली, ठीक है ना। अब अगर हम अपॉइंटमेंट लेटर के रिलेशनशिप से देखें तो हमारा उससे कोई इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है। मगर अपॉइंटमेंट लेटर बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए जिस तरह निकाहनामा होता है ना, तो निकाहनामे में सारी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स तो नहीं लिखे होते। उसमें होता है कि आज से आप इस बंधन में हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी वो चीज़ें हैं जो उसमें नहीं लिखी हुई। अपॉइंटमेंट लेटर में तो सिर्फ आपकी सैलरी डिफ़ाइन होती है और उसके इवज़ आपने जो काम करना है वो डिफ़ाइन हो जाता है, और बाकी चंद एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। मगर आपका जो ताल्लुक़ है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे नहीं बेस करता, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे बेस करता है। और कल्चर कैरेक्टर से बनता है, अपॉइंटमेंट लेटर या SOP से नहीं बनता। SOP सिर्फ तब यूज़ करनी होती हैं जब कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम आ जाए। उसमें आपने बताना है कि हमने क्या बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन की हैं
कि अगर कोई बंदा बाउंड्री लेफ़्ट एंड राइट क्रॉस करे तो फिर हम क्या एक्शन लेंगे। विद इन द बाउंड्रीज जो रिलेशनशिप होता है वो आपका कैरेक्टर बेस्ड होता है। अगर आपकी एचआर की पोजीशन पे या आपके डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन पे कोई बंदा ऐसा आ जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ काम से काम रखे और बाकी के भाड़ में जाएं, उसके डिपार्टमेंट में आप देखेंगे टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। लोग आ रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, या जो काम भी कर रहे हैं तो वो दिन में उसको 10 सुना के दिल में तो वो रुखसत होते हैं। तो हमारा तो ये है, तो इस तरह से तो ये हो गया, ये पार्ट हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या मैनेज करना है जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो। ज़िंदगी आसान हो जाए ना तो वो फिर डाइवोर्स के रेट भी कम हो जाते हैं। और दूसरा जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। देखें, आप अगर ख़ुद मुख्तार हो गए हैं, ठीक है ना, तो ख़ुद मुख्तारी ज़िम्मेदारी लेने का नाम है, ज़िम्मेदारी से फ़रार का नाम नहीं है, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आप जब तक ख़ुद मुख्तार नहीं हुए थे, कितने लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियों में से वक्त निकाल के आपकी ज़िम्मेदारी निभाई थी, तो आप ख़ुद मुख्तार हुए हैं ना। तो ये डिपेंड करता है आपको ख़ुद मुख्तार बनाने वालों पे कि उन्होंने आपके अंदर इंजेक्ट क्या किया है। ख़ुद मुख्तारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को नहीं कहते, ख़ुद मुख्तारी कहते हैं उस सेंस को जिसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल हो और इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसमें आपको पता हो आपकी एथिकल बाउंड्रीज़ क्या हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप जब देखें ना, आप बिज़नेस के हवाले से क्लाइंट के आईक्यू को भी लेते हैं। क्लाइंट का आईक्यू लेके फिर आप डिफ़ाइन करते हैं कि क्लाइंट का फ़ीडबैक जो होता है, मिसाल के तौर पे, तो क्लाइंट का फ़ीडबैक क्लाइंट की का परसेप्शन है, क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, क्लाइंट आपसे बात करता है फ़ीडबैक की शक्ल में। उसकी रोशनी में फिर आप देखते हैं कि आपने कौन सी फ़ील्ड इस्तेमाल करनी है, जॉइन करनी है, और अगर किस फील्ड में है तो आपने उस फील्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो जब आप अपने बिज़नेस की एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट के एक अननोन बंदे का फ़ीडबैक ज़रूर कंसिडर करते हैं, तो आप अपनी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए उन लोगों का फ़ीडबैक क्यों नहीं कंसिडर करते जिन्होंने आपको पैदाइश से लेके इस खुद मुख्तारी के लेवल तक लाने में अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल इन्वेस्ट किए हैं। आपके बहन भाई हो जाते हैं, आपका शरीक हयात हो जाता है। मैरिज मैनेजमेंट भी लाइफ मैनेजमेंट की तरह एक टॉपिक होता है, ठीक है। जिस तरह ज़िंदगी में आप देखते हैं ना, कस्टमर है तो कस्टमर से बहस करने से अवॉइड करते हैं और उसको राज़ी करने पे कोशिश इसलिए करते हैं कि उसके राज़ी होने पे आपकी इकोनॉमिकल सर्वाइवल का दारोमदार है। इसी तरह आप अपने शरीक हयात के साथ बहस करके जीतने की बजाय उसको जीतने या ये साइकोलॉजी पार्टनरशिप होती है बेसिकली ना। तो कस्टमर के साथ जो पार्टनरशिप है वो भी सब्र और तहम्मुल का तकाजा करती है। इस तरह कंप्लेन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, या कंप्लेन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट भी है कि आपने कंप्लेन सॉल्व किस तरह करनी है। उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी है लिसनिंग, और लिसनिंग सारी सब्र पे बेस करती है। सब्र से सुनना शुरू करें तवज्जो के साथ, तो आपको आधी कंप्लेन वैसे ही उसका जब गुबार निकलता है तो वो आधा वैसे ही सॉल्व हुआ होता है, ठीक है ना। इसी तरह लाइफ मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है। हम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं या अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप के सारे मामलात में पढ़ते हैं, वो हम बिज़नेस फोकस्ड होके बिज़नेस ग्रोथ मॉडल पे फोकस किए होते हैं, मगर बिज़नेस बेस करता है लाइफ मैनेजमेंट पे। जिस पे बिज़नेस बेस कर रहा है वो फ़न नहीं सीखता है, और जब वो फ़न नहीं सीखते और वो उस फ़न को ना सीखने से लाइफ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बिज़नेस में आके टकराती हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बंदा संभाल लें कि बिज़नेस संभाल लें। इसलिए बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो बिज़नेस फोकस है उसके पीछे इंसानी किरदार भी हो। आपको पता हो कि किस जगह आपने सम टाइम प्रॉफिट कम लेके आपने कस्टमर का भला सोचना। जो लोग प्रॉफिट कॉन्शियस होते हैं ना, उनका बिज़नेस कभी नहीं डेवलप होता। आप कस्टमर को देखें कि आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, हमारे यहाँ डिफ़ाइन जो करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर डिफ़ाइन करता है। आपको ये देखना होगा ये सेटिस्फाई कहाँ पे, किस लेवल पे, कैसे हो रहा है। आपने उसके इत्मीनान को ज़हन में रखते हुए जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपका सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, आपने जो चीज़ बेचनी है उसकी अमाउंट जो आनी है आपके पास वो उसकी जेब से आ रही है। इसलिए आप ये देखेंगे कि अगर कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा है और वो आप समझते हैं कि उसको सूट नहीं करेगी,
तो ये भी आपके फ़राइज़ में शामिल है कि उसको गाइड प्रॉपरली करें। आप जब कस्टमर के साथ एज अ फैमिली कंसल्टेंट का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे ना, जिसमें उसको गाइड भी करें और फिर उसके ऊपर छोड़ दें कि सर आप बताएं ये प्रोडक्ट है, ये मेरा ख़्याल है, या वो कोई मशवरा भी मांगता है तो आप उसकी हेल्प करें। आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए वो तलाश में है तो आप उसको गाइड कर दें, सर आप उधर चले जाएं, मेरा नाम भी मेंशन कर दीजिएगा अगर आप जानते हैं। आप उसको वो चीज़ डिस्काउंट पे लेने में फ़ायदा दें, उसको वो चीज़ मार्केट से उठाने में किसी तरह भी यानी गाइड करने में हेल्प कर दें, चीज़ थोड़ा सा डिस्काउंट लेवल पे लेने में हेल्प कर दें, अपनी कोई सर्विसेज कम डिस्काउंट पे या फ्री में देने में उसको बेनिफिट दे दें। बिज़नेस बेस करता है रिलेशनशिप के ऊपर और रिलेशनशिप बेस करते हैं किरदार पे। तो इसलिए जब आप इस तरह सी चीज़ों को जाएंगे तो बिज़नेस में जो मेजर चैलेंज है वो ये है जनाब कि आप बिज़नेस ग्रोथ के साथ साथ अपने रिलेशनशिप में भी ग्रोथ पैदा करें। अगर आप मियाँ बीवी काम कर रहे हैं या बेगम काम कर रही है तो बेगम ये ज़हन में रखें कि उसके काम करने से वो अपने लाइफ पार्टनर पे कोई फोकियत नहीं रखती, या हस्बैंड अगर बेगम के लिए काम कर रहा है और वो घर में है या जॉब भी कर रही है तो दोनों मिलके फैमिली यूनिट को सपोर्ट करें, बच्चे घर, ठीक है ना। तो दोनों मिलके सपोर्ट करें। दोनों का आपस में कंपटीशन जब शुरू हो जाएगा ना वो डाइवोर्स की तरफ जाता है। आप दोनों का कंपटीशन मार्केट में है, आपस में नहीं। जब आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में बच्चे आपके पिस जाएंगे। आप कंपटीशन रखें अपनी अपनी इंडस्ट्री के साथ और आपस में आपकी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हो, तब आपकी शादी, आपका घर सुकून में होगा। ये वो कमाई होगी जब आप बाहर के कंपटीशन से अर्न करेंगे ना, तो आपस में जब वो जुड़ेगी तो वो घर में सुकून का बायस होगी, मोहब्बत का बायस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि जब आप घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो घर वालों से कोई कंपटीशन नहीं है। घर वाले आपके वो यूनिट संभालने हैं जो संभाला हुआ है, तो आप घर से बाहर कदम रख के जॉब कर रहे हैं ना। अगर आपकी वालदा ने इजाज़त दी है, जब आप वालदा बनेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इजाज़त देने के बाद दिल पे क्या बीतती है। आपको पता चलेगा वालिद का बेटी को इजाज़त देने के बाद दिल पे क्या बीत रही है कि वो काम कहाँ कर रहा है और सोच उसकी कहाँ है, गुम है इस वक्त। तो वो जो रिश्ते जो आपके पेरोल पे नहीं है, आपके अपने बिज़नेस के, मगर आपका बिज़नेस उनके वजूद के बगैर चलना भी नहीं है, वो आपकी वो पहचान है जो आगे भी काम आनी है आखिरत में। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, ख़ुद मुख्तार हों, उस ख़ुद मुख्तारी का फैज़ या फ़ायदा आप उन लोगों को पहुँचाएँ जिन्होंने आपको ख़ुद मुख्तार होने के काबिल किया। जब आप उनको ख़ुद मुख्तारी दिखाना शुरू कर देंगे तो एक दिन आप भी उड़ जाएंगे, क्योंकि निज़ाम कायनात का ऐसा नहीं है, वो निज़ाम आगे का है। एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को ख़ुद मुख्तार बनाया कि वो अब अपनी नस्ल को आगे मूव करें, और अगर ये वाला पीछे वाले को ख़ुद मुख्तारी दिखाना शुरू कर देगा तो इसकी नस्ल इधर ही ख़त्म हो जाएगी, इन्फ्लुएंस इधर ख़त्म हो जाएगा। अगली नस्ल उसी तरह ताबेदार नहीं रहेगी जिस तरह ये नहीं रहा था। तो अल्लाह ताला फैज़ फिर उधर रोक देते हैं। कुछ रूहानी लॉज भी होते हैं ना जो कायनात में चल रहे होते हैं।